खेद है कि विगत 2-3 दिनों से विषय से संबंधित चर्चाओं पर निरंतरता हम कायम नहीं कर पाए हैं। और इस संदर्भ में आप भी अवगत होंगे कि एक व्यक्ति के सम्मुख और भी दायित्व होते हैं और भी चुनौतियां होती हैं, और शायद कुछ कारणात रहे होंगे और रहते भी हैं, तभी चर्चा और परिचर्चा में एक अंतराल देखने के लिए मिलता है। चलिए हम समय न लेते हुए आते हैं अपने उसी पुराने विषय पर जो छूटा हुआ था। बीए 3rd सेमेस्टर के एक चैप्टर क्षेत्रवाद पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और उसी से संबंधित छूटे हुए विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। जो है शुरुआत आज का होता है, क्योंकि इससे पहले की चर्चा पूरी हो चुकी थी, छूटा हुआ था, यहीं से बचा हुआ विषय था क्षेत्रवाद व संघ राज्य संघर्ष। यानी कि क्षेत्रवाद के आधार पर भारतीय राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था में किस प्रकार से संघ यानी केंद्र सरकार, जिसको आप कहते हैं साधारण भाषा में, और प्रांतीय सरकारों के बीच संघर्ष देखने के लिए मिला है। तो इस संदर्भ में वोट बैंक की राजनीति व सत्ता की सिद्धि हेतु क्षेत्रीय अस्मिता का उन्माद उत्पन्न कर सत्तासीनों के द्वारा उचित संघीय निर्देशों की भी समय समय पर अवहेलना देखी गई है। साथ ही संघ से अधिकतम धन प्राप्ति का भी यह एक माध्यम बन चुका है। यानी कि जब देखा गया है कि संघ में कोई विपरीत सरकार हो, अलग पॉलिटिकल पार्टी की, और जो है विपक्ष में प्रांतीय सरकार हो, यानी कि वह संघ सरकार के जो है दलीय मान्यताओं के विपरीत कोई सरकार कार्यरत हो, तो उस संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच टकराव देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पे सत्तासीन प्रतिनिधियों के द्वारा, जिसको आप मुख्यमंत्री एक शब्द में साफ साफ कह लें, ये टकराव कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अस्मिता का हवाला दे करके किया जाता है। जैसे आज बंगाल में बैठी हुई ममता जी हैं, तो वो टकराव ये नहीं कहेंगे कि भाई ये मेरे अपने हित हैं या मेरा जो है संघ के साथ कोई टकराव है, नहीं, वो बंगाल के हितों की बात करेंगी, वो बंगालियों की बात करेंगी, वो बांग्ला की बात करेंगी। तो कहीं ना कहीं पंजाब में बैठे हुए भगवंत मान जी तो अपने हितों की बात नहीं करेंगे, वो दुहाई देंगे टकराव में कि हम पंजाब के हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम पंजाबियों के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, और इसका मूल कारण होता है संघ पर दबाव बनाना, वहाँ से अच्छा खासा वित्त प्राप्त करना, और भी उसके अपने निहित स्वार्थी कारण होते हैं, जिस पर चर्चा जो है परिचर्चा किया जाना संभव नहीं है इतने कम समय में। आप उस पर खुद अवगत हैं, आप देख रहे हैं चीज़ों पर, परिस्थितियों को। इस संदर्भ में कुछ विषयों पर ध्यान आपका आकृष्ट किया जाना समाचीन होगा। जैसे 1968 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में नक्सलवादी गतिविधियों से संघ द्वारा निपटने से संबंधित क्षेत्र में हथियार रखने पर प्रतिबंध का ऐलान किया जाता है। श्रीमती गांधी की सरकार उस समय हुआ करती है। तो वहाँ पे 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग एक क्षेत्र है, वहाँ पर व्यापक नक्सली गतिविधियाँ देखी जाती हैं। तो संघ सरकार के द्वारा उस समय तात्कालिक जो वामपंथी सरकार थी उसको आदेशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि वहाँ पर लोगों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, कि सामान्य लोग हथियार न रखने पाएँ, जिससे कि हिंसक घटनाओं से निपटा जा सके। स्थानीय मार्क्सवादी सरकार द्वारा विरोध, वहाँ पे स्थानीय जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसने संघ के उसका विरोध किया, और विरोध किया तो ये नहीं दे रहे हैं कि उसमें हम किस चीज़ से जो है इन्वॉल्व हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि ये मेरी क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न है, संघ को कौन सा अधिकार है कि हमको निर्देश दे, ये बंगाल की जो है गौरव का प्रश्न है, सारी चीज़ें। इसी प्रकार प्रांतों में संघीय बलों के तैनाती का भी विरोध देखा गया है और आज भी देखा जाता है, और स्वायत्तता का हवाला दे करके इस संदर्भ में व्यापक आवाज़ उठाई जाती है, जो बहुधा राजनीतिक स्वार्थ से ही प्रेरित होता है। दूसरा है क्षेत्रवाद व आर्थिक कारक। संघ में स्थापित सरकारों द्वारा भी स्वार्थगत व राजनीतिक हितों की सिद्धि हेतु कुछ क्षेत्रों के साथ सौतेला बर्ताव देखने के लिए मिलता है। जैसे इस संदर्भ में पूर्वोत्तर भारत का नाम लिया जाना समाचीन होगा।
वहाँ पे अधिकांश क्षेत्र में विरल जनसांख्यिकीय बसावट पाई जाती है। फलतः सरकारों द्वारा उनके हितों की अनदेखी देखने के लिए मिलता रहता है, जिसमें कुछ उग्रवादी संगठनों के उदय में यह एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है। जैसे पूर्वोत्तर भारत है, अब वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत विरल आबादी पाई जाती है, बसावट वहाँ का सघन नहीं है। आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएंगे, उतनी विरल आबादी है। आप सिक्किम में चले जाएंगे, विरल आबादी ही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो अत्यंत कम हैं। अब अगर मान लीजिए कि सरकारों को पॉलिटिक्स करना है, चुनाव में जाना है, अब चुनाव में जाना है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है। अब सीट जीतनी है तो उस क्षेत्र में काम करेंगे कि जहां 2 रुपया लगाएं और 20 सीटें जीत के लाएं, कि वहां काम करेंगे कि जहां 20 रुपया लगाएं और 2 सीटें जीत के लाएं। तो यह भी कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा का, उनके साथ जो है एक प्रकार से देखा जाए भेदभाव का एक मूल कारण रहा है, जिसमें वर्तमान सरकार के द्वारा यह कहना समाचीन होगा कि कहीं ना कहीं सीमाई हितों को ही देख करके सही, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक स्वार्थों से उठकर आज व्यापक तौर पर स्थिति को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है, स्थिति को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो कि स्वागत योग्य है। फिर है भूमिपत्र पुत्र की धारणा व क्षेत्रवाद। इसका आशय यह है कि उस क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा विशेषाधिकारों की मांग से है। यानी इसका जो मूल आशय है कि किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा जब अपने लिए कुछ विशेषाधिकारों की मांग की जाती है, जिसका बीजारोपण भी राजनीतिक दलों की ही देन है। इसमें आप जो चुनाव देखेंगे तो स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा आ जाएगा। गुजरात में चुनाव होगा तो गुजराती अस्मिता का प्रश्न आ जाएगा, बंगाल में चुनाव होगा तो बंगाली अस्मिता का प्रश्न आ जाएगा, पंजाब में होगा तो वहाँ उस अस्मिता का प्रश्न आ जाएगा, उत्तर भारत में चुनाव होगा तो उत्तर भारत की अस्मिता का प्रश्न आ जाएगा, दक्षिण भारत में चुनाव होगा दक्षिण की। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें या इस प्रकार का विसंबमन ये राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिष्ठित तरीके से किया जाता है। मैंने प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया कि इसमें भी उनको ये निहित स्वार्थ आप उनके दर्शन नहीं होंगे, उसमें भी अपना त्याग और अपना समर्पण दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि हम बंगाल के लिए कर रहे हैं, गुजरात के लिए कर रहे हैं, गुजरातियों के लिए कर रहे हैं, सारी चीज़ें। साथ ही साथ मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट यानी प्रवेश हेतु अनुमति की आवश्यकता, जो एकल नागरिकता व संवैधानिक प्रावधानों की नितांत विरुद्ध देखा जाता है, को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि आपको नागालैंड में, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करना है तो आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है। यह भी एक प्रकार से भूमिपुत्र की अवधारणा का ही एक अच्छा खासा दृष्टांत है। जब हमारे भारतवर्ष में एकल नागरिकता को अपनाया गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रांत में हमें विचरण का अधिकार है, और उस प्रांत में इस प्रकार की अलग व्यवस्थाएं, विशेष संवैधानिक उपबंध कहीं ना कहीं राष्ट्रीय के संवैधानिक उपबंधों को एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, राष्ट्र के संवैधानिक हम कह सकते हैं कि प्रावधानों के नितांत विरुद्ध हैं। साथ ही मेघालय द्वारा 1995 ईस्वी में वर्क परमिट सिस्टम की घोषणा की गई। शिवसेना व MNS बंधु यानी कि जो उद्धव ठाकरे महोदय और राज ठाकरे महोदय हैं, MNS माने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, इन दोनों बंधुओं को देख लिया जाए तो एक नारा दिया जाता है कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए। यह भी कहीं ना कहीं एक कुत्सित सोच का ही परिणाम है। वह भारतवर्ष का हिस्सा है, और जो भारतवर्ष का हिस्सा वो संपूर्ण भारतीयों के लिए हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए कदापि नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश यूपी वालों के लिए। नो, हम एक शरीर के अंग हैं, और शरीर के अंग हैं, अगर उसको आप शरीर से जो है अलग करेंगे तो उस अंग का ना तो कोई विकास संभव है और ना ही शरीर का ही विकास संभव है। दोनों ही विकलांगता की श्रेणी में आ जाएंगे। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए लोग इन चीज़ों को बार बार नज़रअंदाज करते हैं और उग्रवादी भड़कावे को बढ़ावा दिया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के द्वारा ऐसे तत्वों का कड़ाई से प्रतिकार किया गया और उस संदर्भ में एक कठोर कार्रवाई देखने के लिए मिलती है, किंतु आज उन्हीं के वारिसदारों द्वारा उस शहादत को भुलाकर राजनीतिक नफे नुकसान के अनुरूप वस्तु स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है। वही श्रीमती गांधी
जिसने पंजाब में अलगाववाद को दबाने के लिए खुद की शहादत दिया, जिन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों को कहीं ना कहीं जीवंत रखने के लिए, उसकी अखंडता और एकता को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, आज उन्हीं के वारिसदार जो इस समय शासन और प्रशासन में एकाध स्थानों पर बैठे हुए हैं, यह एक प्रकार से देखा जाए प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अस्तित्व में हैं, उनके द्वारा उन्हीं को शहादत को भुलाकर आज कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रीय तत्वों को हवा दिया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में उठा के देख लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली, अरे तुम्हारी तो हैसियत थी नहीं कि तुम 70 से 75 सालों में जो उसको हटा सको। हाँ, तुम यही कर सकते हो कि तुम बहाली की बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं थी कि उस पर तुम छू भी दो। तुम ही कहा करते थे कि जो जिस दिन 370 को छुआ जाएगा उस दिन कश्मीर में आग लग जाएगी, और आग लगने की बात करें तुम आंसू तक नहीं गिरा सके, तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब एक देश विशेष में कुछ विशेषाधिकारों की बात की जाए, एक देश विशेष में इस प्रकार से अलगाव की बात की जाए, तो वह कड़े शब्दों में निंदा के योग्य है, और वह बेशर्मियत और बेहयाई से अधिक कुछ नहीं है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप देश के विभाजन का प्रस्ताव नहीं आरोपित कर सकते हैं। इससे पहले आपको सोचना होगा कि इस देश को इस स्थिति में लाने में किन किन लोगों का और किस किस प्रकार की शहादतें रही हैं। तो इस चर्चा को मैं विराम देंगे। अगली चर्चा के साथ ही इस अध्याय से संबंधित अन्य विषय वस्तुओं का हम समापन करेंगे।